राम राम से सभी को। खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इतिहास के वो काले दिन जिसको कभी नहीं दोहराया गया, जिनसे जापान की जिंदगी कुछ सेकंड में बदल गई और 1 मील के दायरे में थी सिर्फ तबाही, जिसको देखने के लिए लोग भी नहीं बचे थे। आखिर क्यों गिराना पड़ा एटम बम ऐसी जगह जहां बेकसूर लोग और बच्चे रहते थे। ये ऐसी तबाही थी जिससे आने वाली पीढ़ी भी रेडिएशन का शिकार होती रही। तो बात शुरू करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी जर्मनी से, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और फिर एक के बाद एक देश इसमें शामिल होते चले गए। अमेरिका इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला बोल दिया। Unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और फिर अमेरिका को मजबूरन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। तो बात करते हैं आखिर जापान ने अमेरिका पर क्यों हमला किया जब वो शामिल ही नहीं होना चाहता था। तो जापान शुरू से ही अपना एक अलग एशिया बनाना चाहता था, जिसे उसने नाम दिया ग्रेटर एशिया, जिस पे उसने म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के पूर्वी एरिया पर भी कब्जा कर रखा था। लेकिन कहने की बात है कि वो ग्रेटर एशिया बनाना चाहता था, दरअसल बात तो वो यहाँ के सोर्सेस अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। तब अमेरिका ने सोचा कि एक तरफ हिटलर है जिसने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी, यूरोप के एक के बाद एक देश पर कब्जा किया जा रहा है, और एक तरफ जापान है जो सेम चीज कर रहा है एशिया के साथ। अमेरिका ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा बिना अपनी मिलिट्री का यूज किए हुए। तो अमेरिका ने बिना युद्ध में कूदने के बजाय उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद किया। जैसे कि अमेरिका स्टील, आयरन और कॉपर का बहुत तगड़ा निर्यात करता था जापान को, तो सबसे पहले उसने इनका निर्यात बंद किया। उम्मीद यही थी कि जापान ये देखकर शायद रुक जाएगा, लेकिन जापान नहीं रुका। फिर अमेरिका ने ऑयल यानी तेल का निर्यात जो है बंद कर दिया और जापान में 80% तेल सिर्फ अमेरिका से आता था। तो अमेरिका ने एक शर्त रखी जापान से कि पहले जो आपने चाइना का एरिया हथियाया हुआ है उसे छोड़ दीजिए, तभी हम इसको शुरू करेंगे। लेकिन जापान झुकने वाला नहीं था, तो उसने सोचा कि मलेशिया और जो इंडोनेशिया का एरिया है वहाँ पर तेल बहुत आयात में, हम अमेरिका को बॉयकॉट कर देते हैं और यहाँ से तेल लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले इन देशों पर कब्जा करना पड़ेगा, और पास में ही फिलीपींस का एरिया भी था, तो इन पर अटैक करके कब्जा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये उस समय अमेरिका की टेरिटरी हुआ करती थी। जापान ने सोचा कि अगर हम इनको कब्जा करने जाएंगे तो अमेरिका डेफिनेटली हम पर वॉर करेगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम चुपके से अमेरिका पर हमला कर दें, उनका जो मिलिट्री बेस है उसको नष्ट कर दें, तो फिर वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसकी मिलिट्री क्षमता को ही खत्म कर देंगे। तो इसी सोच को साथ में रख के 7 दिसंबर 1941 को जापान बिना बताए 250 एयरक्राफ्ट के साथ पर्ल हार्बर बेस पर हमला करता है। 19 नेवी के शिप्स, 188 एयरक्राफ्ट, 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। और इसके जस्ट 2 घंटे बाद जापान फिलीपींस पर कब्जा कर लेता है। तो ऑफिशियली यहीं से अमेरिका जापान के खिलाफ जंग का अनाउंसमेंट कर देता है और यहीं से वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। फिर एक के बाद एक सारे देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1943 में इटली सबसे पहले सरेंडर करता है। उसके बाद 30 अप्रैल 1945 को, जिसने वर्ल्ड वॉर शुरू किया था, हिटलर अपने आप को शूट कर लेता है और सुसाइड कर लेता है, और मई 1945 को जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। लेकिन बचा कौन? जापान। वो इससे अभी भी सरेंडर नहीं करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो सिर्फ जापान को रोकने के लिए अमेरिका कुछ ऐसा करता है। तो अमेरिका क्या करता है, बैटल ग्राउंड छेड़ देता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। जापान के साउथ में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। तो अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है ओकिनावा में और जापान के साथ फाइट करने लगता है। जापान में एक एयरफोर्स बनाई गई जिसका नाम था कामिकाज़ा। उसमें क्या होता था कि पायलट एरोप्लेन बैठता था और उस एरोप्लेन को वहां पे क्रैश कर देता था जहां से उनको दुश्मन सेना पे अटैक करना है। तो वो सुसाइड, एक तरीके से सुसाइड एरोप्लेन था, वो कहीं भी जाके कर रहे थे, और जापान का हर बंदा आखिर तक लड़ना चाह रहा था।
तो मतलब कोई हार मानने को तैयार नहीं था, जिसमें यूएस मिलिट्री के 12,000 सैनिक तो मारे जा चुके थे। 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून 1945 तक चलता है। तो 12,000 सैनिक मारे गए, 50,000 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए, लेकिन साथ ही साथ में जापान के 1,10,000 लोग मारे गए। अमेरिका हालांकि ये युद्ध जीत चुका था, लेकिन जापान फिर भी इसको हार नहीं मानने वाला था। तो इस तरीके से अमेरिका ने सोचा कि एक आइलैंड को जीतने में इतनी हानि हुई, तो और बाकी के एरियाज़ को जीतने में जापान में न जाने कितने सैनिक मारे जाएंगे। तो अमेरिका ने यहाँ से सोचना शुरू किया कि कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। और इसी वॉर के ड्यूरेशन में जो डी रोजवेल्ट होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी डेथ हो जाती है और तब नए राष्ट्रपति बनते हैं हैरी ट्रूमैन। और हैरी ट्रूमैन पर सारी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से जापान को रोका जाए। तभी इस समय उनको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर फर्स्ट टाइम एटम बम को बनाने की तैयारी की जा रही थी। 16 जुलाई 1945 को पहला एटम बम टेस्ट किया जाता है। 4, 3, 2, 1, now. और वो सक्सेस होता है। तो फिर ट्रूमैन सोचते हैं कि सॉल्यूशन मिल चुका है, एटम बम गिराना चाहिए। लेकिन अमेरिका एक बार गिराने से पहले जापान को वार्निंग देना चाहा था, और उन्होंने वार्निंग दी भी एक मीटिंग बुला के। लेकिन जापान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एटम बम जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। अमेरिका ने बोला था कि अगर आप वॉर एंड नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से जापान को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन जापान तो सपनों में भी झुकने वाला नहीं था। तो 6 अगस्त 1945 अमेरिका का बोइंग B-29 एक एटम बम को लेके उड़ता है, जिसका नाम रखा जाता है लिटिल बॉय। इसको गिराना होता है एक ओवरब्रिज पे हिरोशिमा में। बम को 8:15 पर गिराया जाता है और 40 सेकंड तक बम नीचे गिरता रहता है। हिरोशिमा की सरफेस से 600 मीटर ऊपर यानी 1900 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटता है। जो ब्लास्ट हुआ, वहाँ के लोग जो इस बम ब्लास्ट से सर्वाइव कर गए, वो बताते हैं कि आसमान में एक बहुत चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिससे कुछ लोग तो टेम्परेरी अंधे हो गए थे। उसके कुछ देर बाद एक बहुत जबरदस्त साउंड सुनाई देता, जिससे कुछ लोगों की तो सुनने की शक्ति परमानेंट खत्म हो गई। वहाँ का ही हुआ ही था कि कुछ देर बाद उस जगह का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कुछ लोग बताते हैं कि 7500 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो वेपराइज हो गए और उनकी परछाई पर छपी रह गई, जिसको इंटरनेट पर देखा जा सकता। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो इतना ही था कि कुछ देर बाद साउंड वेव्स आती हैं जो तबाही मचाती है, भयंकर तबाही, और एक हरिकेन सा बन जाता है। विस्फोट के आधे घंटे बाद अचानक बारिश होने लगती है। तो जो लोग प्यास से तड़प रहे थे उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ था कि जो टॉक्सिस हवा में फैला हुआ था मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाता है, तो आसमान से जो बूंदें होती हैं बिल्कुल ब्लैक कलर की होती हैं, यानी कि आसमान से ग्रीस टपक रहा था, जिसको लोग पीने लगते हैं और फिर बहुत सारी मौतें होती हैं। इस मंजर में शुरुआत में 40,000 लोगों का आंकड़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे जो इससे सर्वाइव कर गए वो बाद में इसके रेडिएशन के इफेक्ट से मर जाते हैं और आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 1,40,000। तो इसके बाद अमेरिका ने सोचा कि अब जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को वापस से एक एटम बम, जिसका नाम फैटमैन रखा जाता है, जो लिटिल बॉय यानी पहले एटम बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, उसको जापान के एक और शहर नागासाकी पे गिराया जाता है। लेकिन इस बार लोग प्रिपेयर थे, उनके पास पर्चे पहुंच चुके थे कि आपके शहर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो लोग शहर से बाहर चले गए। और दूसरा कारण था इसके कम इफेक्ट का कि यहाँ पर नागासाकी में हिल्स एरिया थे, यानी पहाड़ थे, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड में 40,000 लोग मारे गए थे। टोटल दोनों शहरों को मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इस हादसे में शिकार हुए थे, मारे गए थे। इसके बाद जापान में एक मीटिंग होती है, उनके काउंसिल्स के लोग मिलते हैं, जिसमें टोटल 7 लोग होते हैं, एक जापान का एम्पायर। वोटिंग की जाती है कि सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वोटिंग का रिजल्ट आता है 3-3। फिर इस कंडीशन में जापान के एम्पायर की मदद ली जाती है और तब रिजल्ट आता है 4-3 का।
लेकिन इस सिलेंडर के पीछे से बॉम्बिंग कारण नहीं थी। जब नागासाकी पे बॉम्ब गिराया जा रहा था तो उसके कुछ घंटे पहले जो जापान ने नॉर्थ चाइना का एरिया कब्जा कर रखा था मंचूरियन, उस पर सोवियत यूनियन हमला कर देता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है, जिसकी वजह से फाइनली सुबह 9:05 पर जापान पीस को अनाउंस कर देता है और 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है। आज जहां हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा वहां पर एक पीस पार्क बनाया जा चुका है। वहां पर ये जो बिल्डिंग है जो सिर्फ बची थी हिरोशिमा में ओनली विस्फोट के कारण, उसके चारों तरफ बाउंड्री करके उसको एक मॉन्यूमेंट बना दिया जाए। आज भी यहाँ के लोग अमेरिका के खिलाफ कोई हेट नहीं रखते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सही था बजाय इसके कि हम बॉम्ब को ऐसी जगह गिराते जहाँ जापान की मिलिट्री एरिया थी, जहाँ जापान के एयरक्राफ्ट्स और नेवी वगैरह थी? क्या लगता है आपको? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।